नमस्ते। हर साल की तरह इस साल भी वो टाइम आ गया जहां पर हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न्स भरने के बारे में सोचते हैं। तो इस वीडियो में मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में स्टेप बाय स्टेप आप अपना आईटी रिटर्न्स कैसे फाइल कर सकते हैं उसके सारे डिटेल्स कवर करूंगा। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो पहली बार आईटी रिटर्न्स खुद से फाइल करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर हर साल खुद से आईटी रिटर्न्स फाइल करते हैं और इस साल के आईटीआर फॉर्म्स में क्या चेंजेस आए हैं उनको पहले से ही जानने में उत्सुक हैं। उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली जो सैलरीड या फिर पेंशनर्स हैं और न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करने वाले हैं उन पे फोकस करूँगा। जो लोग ओल्ड टैक्स रेजिम को परस्यू करने वाले हैं अपने आईटीआर रिटर्न्स में उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं जिसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम फॉलो कर रहे हैं तो आप उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आधा घंटे से 1 घंटे के बीच में आप अपना आईटीआर रिटर्न्स आराम से भर सकेंगे और आपको किसी और थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं कि आईटीआर रिटर्न्स न्यू टैक्स रेजिम वालों को कैसे भरना है। बहुत सारे लोगों के मन में ये ख्याल रहता है कि आईटी रिटर्न्स फाइल करना तो बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही टीडियस जॉब है, हमें सारे आईटी के सेक्शंस लॉज उस सब के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी होनी चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन मेरा मानना है कि ये बहुत ही बड़ा मिथ है। आईटी रिटर्न्स इन इटसेल्फ फाइल करना बहुत ही सिंपल जॉब हो चुका है। हार्डली 20 से 30 मिनट का काम है। जो लेंदी प्रोसेस है जो जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है वो है कि अपने इनकम रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स, इनकम रिलेटेड सारे डिटेल्स कलेक्ट करना। तो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। लेकिन वो तो तभी भी एप्लीकेबल है जब आप किसी और से अपना आईटी रिटर्न्स फाइल कराओगे। तो जो इनकम रिलेटेड डिटेल्स हैं वो तो आपको उनको देनी पड़ेंगी, तभी भी सारे कलेक्ट करने पड़ेंगे। तो अगर आप उस प्रोसेस को डिलीजेंटली फॉलो कर लेते हो तो जो एक्चुअल आईटी रिटर्न्स फाइल करना है आज की डेट में वो काफ़ी सिंप्लीफाइड हो चुका है। मैं 14 साल से खुद के रिटर्न्स खुद फाइल करता हूँ और मैं एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि इनिशियल ईयर्स में जब मैंने आईटी रिटर्न्स भरना स्टार्ट किया था 14 साल पहले, तभी प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता था। रूल्स को समझने में, किस सेक्शन में क्या भरना है, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहता था। उसके लिए टैक्स और अकाउंटिंग रिलेटेड नॉलेज काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। लेकिन आज की डेट में जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए आईटी रिटर्न्स फाइल करना काफ़ी सिंपल हो चुका है। मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप भी इजीली अपने आईटी रिटर्न्स खुद से फाइल कर सकते हैं। आईटी रिटर्न्स फाइल करने से पहले जो प्री रिक्विजिट्स के हिसाब से आपको डिटेल्स कलेक्ट करनी पड़ेंगी वो है फॉर्म 16। तो जनरली जो भी अच्छी ब्रांडेड कंपनीज़ हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को फॉर्म 16 ज़रूर देती हैं। तो उसमें सारा कंसोलिडेटेड व्यू रहता है कि आपको कितनी इनकम मिली है, आपका कितना टीडीएस कटा है वगैरह वगैरह। तो फॉर्म 16 आपको डेफिनेटली चाहिए होगा। अगर बाय चांस आपको फॉर्म 16 नहीं मिला है तो आप लास्ट साल की पे स्लिप्स ले सकते हो, उसके द्वारा भी आप आईटी रिटर्न्स भर पाओगे। उसके अलावा आपको बैंक के सारे स्टेटमेंट्स चाहिए होंगे क्योंकि उसमें जो भी इंटरेस्ट एक्रू हुआ है वो सारी डिटेल्स आपको लगेंगी। और उसके अलावा जितने भी आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं उन सब की भी डिटेल्स आपको चाहिए होगी कि लास्ट ईयर में आपके कौन से इन्वेस्टमेंट्स आपने रिडीम किए हैं, उसके रिलेटेड आपको कोई डिविडेंड मिला है, कोई बेनिफिट्स मिले हैं। तो वो सारे डिटेल्स आपको पहले एक साथ कंसोलिडेट करके अपने पास इकट्ठा कर लेनी होगी। तो उसके बेसिस पे आईटीआर रिटर्न्स फाइल करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। जब आपने सारी प्री रिक्विजिट्स इकट्ठा कर ली उसके बाद हमको सबसे पहला स्टेप करना है वो है
इनकम टैक्स रिटर्न्स की साइट पे जाना। तो सर्च करूँगा इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइलिंग। तो आप किसी भी ब्राउज़र में सर्च करेंगे तो आपको ये लिंक मिल जाएगी जो कि है eportal.incometax.gov.in। तो हमें यहाँ पर जाना है। अगर आपने पहले इस पोर्टल पे अपनी आईडी बनाई हुई है तो आपको इसमें लॉगिन करना रहेगा, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम इसमें इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने वाले हो तो आपको रजिस्टर करना होगा। उसका भी प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। आपको पैन नंबर, आधार नंबर और बर्थ डेट ऐसी कुछ बेसिक डिटेल्स चाहिए होंगी जिसके बेसिस पे आप रजिस्टर कर सकते हो। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो पहले ये स्क्रीन आएगा कि आपको कौन से साल का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। तो हमें जो रिटर्न्स फाइल करना है वो है 2025-26 करंट असेसमेंट ईयर। तो बेसिकली हम आपकी जो भी आय रही है पिछले साल में, यानी कि 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक, उसके लिए आपको ये रिटर्न्स फाइल करना है। तो वो करंट असेसमेंट ईयर के लिए होता है, तो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये नेक्स्ट ईयर के लिए नहीं है। प्रीवियस ईयर जो ख़त्म हो चुका है फिनेंशियल ईयर, उसके लिए जो रिटर्न फाइल करना है उसको कहा जाता है 2025-26 करंट असेसमेंट ईयर के लिए रिटर्न फाइल करना। इसमें आपके पास दो मोड्स होते हैं, एक तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। मैं ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन रेकमेंडेड करूँगा क्योंकि काफ़ी सिंपल है इसको भरना। जनरली जो सीए वगैरह हैं या फिर जो काफ़ी सालों से और जिनका मेनली काम यही है रिटर्न्स फाइल करना, वो ऑफलाइन वगैरह को यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अभी हमारे जैसे नॉर्मल यूज़र्स के लिए ऑनलाइन काफ़ी इजी पड़ता है, काफ़ी सिंपल पड़ता है। तो मैं ऑनलाइन सिलेक्ट कर लूँगा, फिर जाऊँगा मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे। तो पहले ये वाला स्क्रीन आ जाएगा, तो यहाँ पर हमें सिलेक्ट कर लेना है स्टार्ट न्यू फाइलिंग। लेकिन मान लो आप फाइलिंग कर रहे थे और बीच में आप किसी और चीज़ में बिज़ी हो गए या फिर कोई और डिटेल्स चाहिए थी, आप उसको ढूंढने में लग गए, तो आपका जो भी जितना भी आपने फॉर्म भरा होगा वो यहाँ पर सेव्ड रहेगा। तो आप वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। तो उस केस में आप वो सेव्ड वाला रिटर्न ले सकते हो। लेकिन अभी हम लोग फ्रेशली स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा स्टार्ट न्यू फाइलिंग से। तो इस पेज पे आने के बाद वो हमसे पूछेगा कि आप कौन से एंटिटी हो। तो मेजॉरिटी लोगों के लिए ये इंडिविजुअली होगा। HUF वॉज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो कि पहले उसका काफ़ी चलन था लेकिन आजकल कोई ये यूज़ नहीं करता ज़्यादा। तो मोस्टली हम सबको इंडिविजुअली सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम जाएंगे कंटिन्यू पे। इसके बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो पूछता है कि कौन सा ITR फॉर्म आपको भरना है, ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4। तो इन सब के बारे में मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। बेसिकली मेजॉरिटी हम सब लोगों के लिए ITR 1 ही फॉर्म रहेगा सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए। ITR 1 फॉर्म किन किन के लिए लागू होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन लोग ITR 1 यूज़ कर सकते हैं। जिनकी टोटल इनकम 50 लाख से कम है, जिनकी जो साल में इनकम हुई है वो किन सब चीज़ों से हुई है, सैलरी से हुई है। उसके अलावा आपके पास अगर एक हाउस प्रॉपर्टी है वहाँ से इनकम आ रही है, जैसे आपने रेंट पे वगैरह चढ़ाया हुआ है, या फिर पेंशन से आपकी इनकम आ रही है, या फिर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है 5,000 तक, और आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 1.25 लाख तक है लास्ट ईयर में। तो इन सारे कैटेगरी के लिए ITR 1 फॉर्म अप्लाई होती है। तो ITR 1 फॉर्म कौन लोग नहीं भर सकते, तो ये भी क्लियरली दी हुई है कि जहाँ पर आपकी वार्षिक आय 50 लाख से ज़्यादा है तो आपको ITR 2 भरना पड़ेगा। एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज़्यादा है, या फिर आपको लॉटरी, गैम्बलिंग वगैरह से कोई इनकम हुई है, आपका कोई टैक्सेबल कैपिटल गेन्स है, मतलब आप इक्विटी मार्केट में ट्रेड वगैरह करते हो तो या तो गेन्स है या लॉसेस है, कुछ भी है, तो आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। या फिर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख से ज़्यादा है तो आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा।
तो ये सारी कुछ कंडीशंस है जिसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ITR 1 फाइल करना है या ITR 2 फाइल करना है। तो मेजॉरिटी लोगों के लिए ITR 1 ही होगा। अगर आप इक्विटी या फिर शेयर्स वगैरह में या फिर किसी भी मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह करते हो और उससे आपका कोई गेन्स या लॉसेस है तो फिर आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। ITR 3 और ITR 4 बिजनेसमैन्स के लिए, तो जिनकी बिजनेस से आय है उनके लिए ITR 3 और ITR 4 रहेगा। तो बिकॉज ये वीडियो में मैं सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए फोकस कर रहा हूँ तो मैं ITR 1 और ITR 2 पे ही अपना फोकस रखूँगा। तो मान लीजिए आपके हिसाब से आपको ITR 1 फाइल करना रहेगा, तो मैं ITR 1 सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद प्रोसीड करूँगा। तो ये कहेगा ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये बेसिकली पूछ रहा है कि आप ITR रिटर्न्स क्यों फाइल कर रहे हो। तो मोस्ट केसेस में ये पहला वाला ही ऑप्शन अप्लाई करेगा। ये दूसरा वाला ऑप्शन जैसे बहुत ही क्लियरली कॉल्ड आउट है, कब अप्लाई करेगा, जब आपने कैश ट्रांजैक्शंस की हुई हैं अपने बैंक अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा की 1 साल में, तो फिर आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। या फिर आपने 2 लाख से ज़्यादा का ट्रैवल में खर्चा किया है फॉरेन एक्सचेंज में लास्ट ईयर में, तो आपको ये फाइल सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर आपने 1 लाख से ज़्यादा का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा है लास्ट ईयर में, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब बेसिकली मेजॉरिटी लोगों के लिए फर्स्ट ऑप्शन ही अप्लाई करेगा। सेकंड ऑप्शन इन वालों के लिए कि आपकी कोई टैक्सेबल इनकम नहीं भरती, लेकिन आपको ITR रिटर्न सिर्फ और सिर्फ इसीलिए भरना पड़ रहा है क्योंकि आप इसमें से कोई कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, तो आपको ये वाला ऑप्शन और ये चेक बॉक्स सिलेक्ट करना होगा। लेकिन मेजॉरिटी बाकी सब के लिए फर्स्ट ऑप्शन ही अप्लाई करेगा। तो नेक्स्ट पेज में ये कुछ क्रूशियल इन्फॉर्मेशन होती हैं जो हमें ITR रिटर्न्स में देनी होती हैं, जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका पैन नंबर, आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एक्सेट्रा। उसके बाद दूसरा एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होगा वो आपका टोटल इनकम सेक्शन होगा कि वहाँ पर आप सारे अपने इनकम के सोर्सेज सब डिस्क्लोज़ करोगे। लास्ट ईयर में आपकी क्या क्या आई हुई है, सैलरी से कितना हुआ है, बैंक अकाउंट में आपको इंटरेस्ट कितना मिला है, अगर आपके किसी और तरह के इन्वेस्टमेंट्स हैं वहाँ पर आपको कितना इनकम हुआ है, अगर आपका कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो वो कितना इनकम हुआ है, वो सारा कुछ आप इसमें मेंशन करना होगा। उसके बाद होगा टोटल डिडक्शंस, मतलब कौन से सेक्शन के अंदर आपको क्या क्या एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हो, वो सारी डिटेल्स आप इसमें भरोगे। उसके बाद टैक्स पेड वाला सेक्शन आएगा जिसमें पहले से ऑलरेडी आपका क्या टैक्सेस भरे हुए हैं वो सारी चीज़ें उसमें ऑलरेडी कैप्चर्ड होगी। तो ये मेजॉरिटी सारी डिटेल्स प्री फिल्ड ही आती हैं, तो इसके अंदर भी ये सारी डिटेल्स ज़्यादातर फिल्ड होके आएंगी कि लास्ट ईयर में आपके कौन से टैक्सेस कटे हैं, जैसे सैलरी में से टैक्स कटे हैं या फिर TDS कटा है कहीं पर, जिस भी तरह के जो भी टैक्सेस है वो सारे ऑलरेडी प्री फिल्ड आएंगे। आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो अगर कहीं पर कोई गलत डिटेल्स आई है, बट उसके चांसेस जनरली कम रहते हैं। और लास्ट में फिर होगा टैक्स लायबिलिटी। तो ये सारा कुछ भरने के बाद ये ऑटोमेटेड कैलकुलेटर आपको बता देगा कि क्या आपका इनकम टैक्स रिटर्न से रिफ़ंड लेना बनता है, क्या आपको एक्स्ट्रा कोई टैक्स भरना बनेगा, या ऑलरेडी आप सारा टैक्स भर चुके हो, आपको ना तो इनकम टैक्स या सरकार को कुछ देना है या फिर ना उनसे कुछ लेना है, बेस्ड ऑन ऑलरेडी जो आप टैक्स भर चुके हो उस हिसाब से। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये भी ख्याल होता है कि आखिर ITR रिटर्न्स हम क्यों भरें, नहीं भरते हैं, छोड़ देते हैं। ITR रिटर्न्स भरने के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। अगर आपको भविष्य में कहीं कोई वीज़ा के लिए अप्लाई करना है या फिर आपको कोई बैंक से लोन लेना है, काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर अगर आप रेगुलरली इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हो सकता है शायद आपकी कोई इनकम टैक्स लायबिलिटी ना हो, आपकी इतनी आय नहीं ना हो कि आपको इनकम टैक्स सरकार को देना पड़े, लेकिन फिर भी IT रिटर्न्स भर देना बेटर होता है क्योंकि आपका एक इनकम का पूरा एक वेरीफाइड
स्रोत हो जाता है, एक एविडेंस हो जाता है कि आप की ये इनकम है और आपने ये हर साल इतने सालों से आप इनकम टैक्स रिटर्न्स भर रहे हो, तो आपकी इतने सालों से ये इनकम रही है। तो ये फ़ायदा रहता है इनकम टैक्स रिटर्न्स भरने का। तो आपको हर एक सेक्शन में जाके यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो वो सारी डिटेल्स, आपकी पर्सनल डिटेल्स मिल जाएंगी। आपको बेसिकली वो सिर्फ वेरीफाई करनी है कि आपकी डिटेल सही है या नहीं। वो सारी डिटेल्स मोस्टली प्री फिल्ड आती हैं। आपको अगर कोई कहीं लगे कि कोई गलती है, कोई अमाउंट गलत लिखा हुआ है या कोई डिटेल गलत लिखी हुई है, तो आप उसको एडिट करके मॉडिफाई कर सकते हो। मैं इंडिविजुअली सेक्शन में जाके आपको बता नहीं पा रहा हूँ क्योंकि उसमें सारी कॉन्फिडेंशियलिटी डिटेल्स हैं मेरे टैक्स रिलेटेड, तो वो डिटेल्स मैं आपको अभी नहीं बता सकता। लेकिन आप जब गो थ्रू करोगे तो आपको सिंपली देख पाओगे कि सारी डिटेल्स प्री फिल्ड है, आपको सिंपली सिर्फ वेरीफाई करना है। एक चीज़ है कि जो सैलरी होगी उसमें आपको जो टोटल ग्रॉस सैलरी होगी वही आएगी। फिर आपको वहाँ पर जाके सेक्शंस ऐड करने पड़ेंगे कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, आपकी एनपीएस में अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हो तो कितना है, ईपीएफ में कितना है। तो वो आपको ब्रेकअप खुद से अगर डालना है तो आप डाल सकते हो। वैसे न्यू टैक्स रेजिम के लिए उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करता, बिकॉज उसमें वो सारे टैक्स डिडक्शंस वगैरह कुछ एप्लीकेबल नहीं होते एक्सेप्ट एनपीएस। तो अगर आप नहीं भी डालोगे तो भी चल जाएगा, बट बेटर है कि अगर आप डाल देते हो आपकी जो सैलरी स्लिप में जैसा ब्रेकअप है साल भर का, तो वो बेटर रहेगा। फिर अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम है तो इसमें इस सेक्शन में आ जाएगी। आपकी कैपिटल गेंस रिलेटेड कोई भी इनकम है, चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस, वो सारी डिटेल्स इस सेक्शन के अंदर आ जाएगी। शेड्यूल 112A बेसिकली जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस है, और स्पेशली अगर 1.25 लाख्स के नीचे है तो वो आप इस सेक्शन में डाल सकते हो। तो ये सारी डिटेल्स, ये सारे सेक्शन आपको फिल करने रहेंगे। इस साल के आईटीआर रिटर्न्स में एक इम्पॉर्टेंट चेंज हुआ है कि जो न्यू टैक्स रेजिम है वो बाय डिफ़ॉल्ट हो चुका है। तो अगर आप न्यू टैक्स रेजिम फॉलो कर रहे हो तो आपको कोई ऑप्शंस में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट वही ऑप्शन सिलेक्ट होके आता है। बट बेसिकली फिर भी मैं बता देता हूँ कि कौन से सेक्शन में आप न्यू या ओल्ड टैक्स रेजिम सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देखोगे, आपके जो जनरल इन्फॉर्मेशन सेक्शन है जहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसी के अंदर आप नीचे जाओगे तो ये आपको सेक्शन मिलेगी। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि आप कौन सा टैक्स रेजिम ऑप्ट करना चाहते हो। तो अगर आप न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करना चाहते हो तो ये नो ही रहेगा। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको येस सिलेक्ट करना होगा, तभी जो ओल्ड टैक्स रेजिम रिलेटेड कैलकुलेशंस हैं वो सारे कुछ इसके अंदर इंक्लूड होंगे। तो जैसे ही आप सारे सेक्शंस भरते जाएंगे, उसके बाद आपको टैक्स पेड सेक्शन में जो ऑलरेडी आपके टैक्सेस भरे हुए हैं वो डिटेल्स आ जाएंगी, और उसको आप खुद से चेक भी कर सकते हो। आपको वो डिटेल्स फॉर्म 26AS में मिल जाएगा। तो आप लॉगिन करने के बाद ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न्स और व्यू फॉर्म 26AS में करोगे तो आपको एक नए वेबसाइट में लेके जाएगा, जहाँ पर आपको जितने भी टैक्सेस आपके ऑलरेडी जमा हो चुके हैं लास्ट ईयर के, वो सारे डिटेल्स वहाँ पर लिखे हुए रहेंगे। तो वो हो जाने के बाद आप आओगे पार्ट बी TTI। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस सेक्शन में आपको दिखेगा कि आपका फाइनली टैक्स का क्या इम्प्लीकेशन होता है। क्या आपको रिफ़ंड मिलना है, क्या आपको कोई एडिशनल टैक्स भरना बाकी है वो आपको भरना है, या फिर आपको कोई एडिशनल टैक्स नहीं भरना है, आपका ऑलरेडी जितना भी टैक्स बनता था वो ऑलरेडी आप भर चुके हो, या फिर आपके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है। तो वो सारा कुछ इस सेक्शन में मिलेगा। और वहाँ से आपको अगर टैक्स लायबिलिटी निकलती है तो आप वहीं पर ऑप्शन रहेगा पे टैक्स, तो वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप जाके टैक्स भर सकते हो। उससे आपको टैक्स चालान मिल जाएगा और उसको आप टैक्स रिटर्न्स में फाइल कर सकते हो। और अगर रिफ़ंड होगा तो
जो दिखेगा आपको रिफंड अमाउंट, उसके बेसिस पे वो आपका अमाउंट प्रोसेसिंग के बाद रिफंड हो जाएगा। फाइनली आईटी रिटर्न्स का फॉर्म सबमिट करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है ये वाला सेक्शन, अमाउंट पेएबल। ये वाला आपका सेक्शन अमाउंट हमेशा ज़ीरो ही होना चाहिए, ठीक है। अमाउंट पेएबल आपका नॉन ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर आपने सारे डिटेल्स भरने के बाद आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, मतलब और भी एडिशनल आपको टैक्स बनता है भरने का, तो पहले आपको वो टैक्स भर देना है और आपको टैक्सेस पेड में उसके चालान डिटेल्स भर देने हैं। और मेक श्योर करना है कि सारे कैलकुलेशंस होने के बाद ये जो अमाउंट पेएबल सेक्शन है वो स्टेप नंबर 16 में अमाउंट पेएबल जो लास्ट में फाइनल फॉर्म में सेक्शन होगा वो ज़ीरो ही होना चाहिए। कोई भी पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर भी नहीं होना चाहिए। और रिफ़ंड, अगर आपका रिफ़ंड वाला केस है तो रिफ़ंड में अगर आपको कुछ, अगर आपने ज़्यादा टैक्स भरा हुआ है और गवर्नमेंट से आपको रिफ़ंड मिलना है, इसमें कोई अमाउंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेक श्योर कि गलती से भी ये अमाउंट पेएबल में ज़ीरो के अलावा और कोई वैल्यू ना हो, क्योंकि अगर वो है तो फिर आप इनकम टैक्स अथॉरिटी को बता रहे हो कि मेरा टैक्स ऑलरेडी देना बनता है और मैंने अभी तक भरा नहीं है, जो कि नहीं होना चाहिए। आईटीआर रिटर्न्स फाइल करने से पहले ही आपका जो भी पेंडिंग टैक्सेस या ड्यूज़ हैं वो आपको भर देना होता है। अगर आपने कोई फिल करते वक्त कोई डिटेल गलत फिल कर दी है और ये अमाउंट पेएबल ज़ीरो के अलावा और कोई पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब आपको ये रिविज़िट करना है आईटी रिटर्न्स। ये वाला सेक्शन गलती से भी ज़ीरो के अलावा और कोई वैल्यू नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का बेहद ही सख्ती से ध्यान रखें। तो एक बार आपने ये सारी डिटेल्स चेक कर दी, फिर आपको आईटी रिटर्न सबमिट करना है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन आएगा कि आपको अपना आईटी रिटर्न्स वेरीफाई करना रहेगा। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म तो आधार और ओटीपी के द्वारा ही है, तो आप उसको ई वेरीफाई कर लो। ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लो कि आप आधार और ओटीपी के द्वारा ई वेरीफाई कर लो। तो वो सबसे सिंपल, सबसे ईजीएस्ट और फास्टेस्ट वे है। उसके अलावा आप नेट बैंकिंग के द्वारा भी उसको ई वेरीफाई कर सकते हो, और कुछ और तरीके भी हैं, डिजिटल सिग्नेचर वगैरह, बट नॉर्मल हम जैसे यूज़र्स के लिए ये डिजिटल सिग्नेचर वगैरह काफ़ी मुश्किल काम होता है। तो आधार और उसके द्वारा ओटीपी आएगा, उससे वेरीफाई करना सबसे ईजीएस्ट स्टेप है। और जैसे ही आप ये वेरिफिकेशन कंप्लीट करोगे, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, तो आप इस फोर्थ और लास्ट स्टेप पे आ जाओगे, रिटर्न वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो ये हो जाने के बाद, ये ग्रीन टिक मार्क आ जाने के बाद आपका ये मतलब होगा कि आपने आईटीआर रिटर्न्स सही से भर दिया है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको प्रोसेस करेगी और उसके बाद अगर उन्हें कोई रिफ़ंड देना होगा तो रिफ़ंड देगी, या फिर अगर उन्हें कोई गड़बड़ लगी तो आपको रीच आउट करेगी, जो कि जनरली नहीं होता अगर आप सही से चीज़ों को भर रहे हो। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने का। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशनल और यूज़फुल लगी होगी और आपके लिए भी रिटर्न्स फाइल करना ईजियर हो गया होगा आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्वेरीज़ हैं, कमेंट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेज सकते हैं। मैं इमीडिएटली उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। जय हिंद।